सच यही है कि 4 months आर मोर देन इनफ अगर तुम सही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो। 12th के बाद सिर्फ 4 महीने बचे हुए हो, तुम सोच रहे हो कि क्या एनडीए क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं। मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों से जो क्लास 12 पास आउट हो चुके हैं या एनडीए की तैयारी पहले से कर रहे हैं। बेटा आप सितंबर का अटेम्प्ट देने वाले हैं और उस अटेम्प्ट के लिए केवल और केवल आपके पास बचे हुए हैं 4 महीने। अब इस 4 महीने में आप किस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे, उस पूरी स्ट्रेटजी को लेकर के मैं आया हूं आपके बीच में। कोई बकवास, कोई मोटिवेशन नहीं होने वाला है यहां पर, केवल और केवल स्ट्रेटजी की बात होने वाली है। बेटा अगर इस स्ट्रेटजी को अगले 4 महीने आप बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो कर लेते हैं, देन डेफिनेटली सितंबर के अटेम्प्ट में आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई होगा। बेटा एग्जाम क्वालिफाई तभी होता है जब आप कुछ चीजों के बारे में जानते हैं, जैसे सबसे पहले द रियलिटी चेक। बेटा इन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्लास 12th जस्ट पास आउट करके आए हो या अगर आप एनडीए का अटेम्प्ट पहले से दे भी रहे हो, आपको यह बात पता है दैट एनडीए एग्जाम इज नॉट इजी। बेटा आपको यह भी पता है कि यूपीएससी इस एग्जाम को कराता है एंड यूपीएससी इज द सुप्रीम बॉडी। हर बार पेपर में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। कभी गैट का सेक्शन टफ आ जाता है, कभी कभी मैथ्स का सेक्शन बहुत टफ आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को इंडल्ज नहीं करते हो, अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड नहीं करते हो, देन डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। सेकंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज गैट एंड मैथ्स, दोनों के सेक्शन को आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी होगी। अगर आप मैथ्स के सेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो और मैथ्स में आप बहुत अच्छा भी कर ले जाते हो, अगर आप गैट में अच्छा नहीं कर पाते हो, देन डेफिनेटली आपका एग्जाम नहीं क्वालिफाई होने वाला है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द कंपटीशन इज वेरी हाई। बेटा इस एग्जाम को देते हैं लगभग 7 लाख लोग और 7 लाख लोगों में जो अल्टीमेटली सिलेक्शन होता है वो होता है केवल 400 बच्चों का। अब 400 बच्चों में भी आप सोच करके देखो कि उसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स आते हैं। मतलब अगर आप मेल हैं तो आपके लिए वो 400 सीट्स नहीं है, 400 से कम सीट्स हैं। समझ में आ रही बात? मतलब कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। अब ये 3 चीजें डराने वाली हैं, बट एक बहुत अच्छी चीज आपके पास अभी है, दैट इज द 4 months ऑफ टाइम। आपको लग रहा होगा कि ये 4 महीने का समय है, बट मैं क्या कह रहा हूं, ये 4 महीने नहीं, ये 120 दिन का समय है। बेटा ये 120 दिन आपकी तैयारी के हैं, बट आप एग्जामिनेशन में देखोगे तो एग्जामिनेशन में अभी भी लगभग 140 दिन का टाइम है, 140 से 150 दिन का टाइम है। मतलब अगर आप इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हो, देन डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बेटा किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको एग्जाम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं अपना, मतलब उन्होंने क्लास 12th जस्ट पास किया है या वो क्लास 12th में है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एनडीए का एग्जाम पहले दे चुके होंगे। फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस एग्जाम के कट ऑफ के बारे में नहीं पता है, मतलब कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, कितनी चीजें हमें करनी चाहिए जिससे हमारा एग्जाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। तो मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एग्जाम के बारे में, बिकॉज जिस युद्ध में आप उतरने वाले हैं उस युद्ध के बारे में अगर आपको पता नहीं है, देन डेफिनेटली आप कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात आती है दैट इज टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। ये रिटन के एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं, दैट इज 900 मार्क्स, जिसमें आपको देखने को मिलता है 600 मार्क्स इज फॉर गैट एंड 300 मार्क्स इज फॉर मैथमेटिक्स। बेटा यहां पर अगर आप कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली कट ऑफ जाती है हर बार 310 से 320 नंबर के बीच में, इससे ऊपर नहीं जाती है कट ऑफ, कभी कभी इससे बहुत नीचे जाती है। जैसे अगर हम बात करें 2024 की, 2024 फर्स्ट पेपर की, तो उसमें कट ऑफ गई 294 मार्क्स। अगर हम बात करें 2016 के पेपर की, दैट इज 229 मार्क्स। इतनी कम कट ऑफ भी जाती है, बट हमें क्या टारगेट करना है, हमें टारगेट करना है बेटा दैट आवर टारगेट शुड बी इन बिटवीन 400 टू 450 मार्क्स। व्हाई 400 टू 450 मार्क्स? बेटा इसलिए बिकॉज ये 400 से 450 नंबर जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, फाइनल मेरिट लिस्ट कहने का मतलब, देखो मैं फिर से कहूंगा, बहुत सारे बच्चे इसके बारे में भी नहीं जानते होंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट क्या है। एग्जाम हो गया, क्वालिफाई हो गया, नहीं, आपको देखने को मिलेगा 900 मार्क्स का यहां पर रिटन एग्जामिनेशन होता है, देन होता है एसएसबी। एसएसबी एग्जामिनेशन के मार्क्स और जो रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं, इन दोनों को मिलाकर के बनती है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट। और उस फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद कहीं आपको देखने को मिलता है कि अगर आपके मार्क्स ऊपर हैं तो आप रैंक में ऊपर आते हैं, और अगर आपके मार्क्स नीचे हैं तो आप रैंक में नीचे आते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, 300-350 मार्क्स तक स्कोर करते हैं, और अल्टीमेटली फाइनल मेरिट लिस्ट से वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनका एसएसबी उतना अच्छा नहीं होता है। और
अल्टीमेटली फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम तो आता है, बट नाम इतना नीचे होता है कि कहीं ना कहीं वो बाहर हो जाते हैं. सो आवर टारगेट शुड बी बिटवीन 400 to 450 मार्क्स. इन मार्क्स को स्कोर करने के लिए आपको बहुत बेसिक सी चीज पता होना चाहिए, दैट व्हाट आर द सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने हैं. बेटा इन सब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिलता है, सबसे पहले आता है मैथ्स, देन आता है गैट का सेक्शन. बेटा इस मैथ्स के सेक्शन में मैथ्स का सेक्शन इज क्वालिफाइंग सेक्शन. इसको आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तभी आप जाकर के गैट के सेक्शन में आप चाहे जितना अच्छा स्कोर कर लो, अगर आपने मैथ्स को क्वालिफाई नहीं किया है देन गैट की कॉपीज चेक नहीं होती है. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और इसीलिए मैं बोलता हूं यहां पे कि आपको सब्जेक्ट से प्यार नहीं करना है. देखो आपको किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है. अगर आपको मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, आपने पूरे अटेम्प्ट में मैथ्स बहुत अच्छे से कर लिया और आपने मैथ्स को क्वालिफाई कर लिया, आपने मैथ्स में बिल्कुल फ्लाइंग कलर्स के साथ में आपने 200 मार्क्स स्कोर कर लिए, और अगर आपने गैट के सेक्शन में 100 मार्क्स स्कोर किए, 150 स्कोर किए, तो हो सकता है कि आपका क्वालिफाई हो जाए. सिर्फ क्वालिफाई होगा बट फाइनल मेरिट लिस्ट में आप नहीं आएंगे. तो इसीलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यह जानना दैट यू हैव टू क्वालिफाई द मैथ्स एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू क्वालिफाई द होल गैट एग्जामिनेशन. बेटा इस होल गैट एग्जामिनेशन का सिंपल सा मतलब यह है कि यह सेक्शन आपका स्कोरिंग सेक्शन होता है. अगर आपने मैथ्स को सिर्फ क्वालिफाई किया है, इफ आई से लाइक कि 300 मार्क्स में आप 100 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 120 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, 120 क्वेश्चंस का पूरा पेपर होता है मैथ्स का, और उसमें अगर आप 50 क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हो जो आपके सही है, और उस 50 क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे 2.5 से मल्टीप्लाई करके, देन इट विल बी 125, 125 नंबर बनते हैं. और इन कंपैरिजन अगर आप इस 600 में से 300 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हो, मतलब 50% मार्क्स भी स्कोर कर लेते हो, तो आपके पूरे मिलाकर के बनते हैं 450 या 420 के अप्रोक्सीमेटली में नंबर, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर होता है किसी भी एग्जाम, मतलब एनडीए एग्जामिनेशन को बेहतरीन तरीके से क्वालिफाई करने का. समझ में आ रही बात? तो मैथ्स के सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना है बिकॉज दिस 4 months ऑफ टाइम. बेटा 4 महीने के टाइम में आप इसमें पीएचडी नहीं कर सकते हो. यह बात मेरी बहुत अच्छे से याद रखिएगा. मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो बहुत अच्छा उनको लगता है सब्जेक्ट, मैथ्स लगाने में बहुत मजा आती है, ज्योग्राफी पढ़ने में मजा नहीं आती है, हिस्ट्री पढ़ने में मजा नहीं आती है, इंग्लिश पढ़ने में बोरिंग लगता है, क्वेश्चंस लगाने में अच्छा नहीं लगता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो मैथ्स को पूरा टाइम दे देते हैं. गैट में भी कुछ सेक्शंस को टाइम देते हैं बट सारे सेक्शंस को टाइम नहीं देते हैं, और अल्टीमेटली कहते हैं कि हमने मेहनत तो बहुत की थी बट उस मेहनत के बाद हमको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिला जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज वो मेहनत हुई बट वो मेहनत कभी भी राइट डायरेक्शन में थी ही नहीं. समझ में आ रही बात? तो मैथ्स आपको बहुत अच्छे से करना है क्वालिफाई करने के लिए, और उसके बाद जो गैट का सेक्शन है, इस गैट के सेक्शन को बहुत 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 अच्छे से करना है. एंड फॉर दिस मैं आपको 4 महीने की बेहतरीन स्ट्रैटेजी देने वाला हूं. एक एक मंथ के बारे में आपको सब चीज बताने वाला हूं, किस मंथ में आपको क्या चीजें कंप्लीट करनी है. देखिए जब हम पहले मंथ की स्ट्रैटेजी में बढ़ते हैं बेटा, तो हमको क्या देखने को मिलता है कि आपको यह नहीं करना है कि आपको पूरे 1 महीने की स्ट्रैटेजी एक साथ बना लेनी है. ब्रेक इनटू पीसेस, और वो पीसेस जो होंगे वो खाने में आसान हो जाएंगे आपके लिए. कैसे बोल रहा हूं मैं? दैट स्ट्रैटेजी बट स्ट्रैटेजिकली टेक स्मॉल टारगेट्स. कभी भी स्मॉल टारगेट्स हम लेते हैं तो वो अचीव करना हमारे लिए आसान होता है. कभी भी अगर हम इतनी मोटी बुक पढ़ने के लिए जाएंगे तो हमें टफ लगेगा, बट अगर हम उसी बुक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें कि हमको इतना पढ़ना है इतने टाइम में, तो एक साइकोलॉजिकली और मेंटली हम बहुत इजीली उन पर्टिकुलर सेक्शंस को खत्म कर सकते हैं. तो बेटा यहां पर जो 1 मंथ का टारगेट है, पहली बात तो 4 मंथ का टारगेट बिल्कुल नहीं लेना है. प्लीज प्लीज प्लीज, जितने बच्चे जो क्लास 12th पास आउट हो चुके हैं, जितने बच्चे जो एनडीए का एग्जाम बहुत बार दे चुके हैं, मैं दोनों से बात कर रहा हूं बेटा, किसी भी तरीके से आप अपने 4 मंथ के पूरे पूरे टारगेट को मत लीजिए. 1 मंथ के टारगेट को भी नहीं लेना है, आप उसको ब्रेक करिए 4 पार्ट्स में. और 4 पार्ट्स कहने का मतलब वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4. और इस चारों वीक्स में आपको करना क्या है? अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, अगर आपने बहुत बढ़िया तरीके से एनडीए की तैयारी कर ली है, आप अटेम्प्ट दे भी चुके हैं, फिर भी आपके लिए यही चीज है, और अगर आप क्लास 12th जस्ट पास आउट करके आए हैं, तो बेटा क्लास 12th में आपने मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी होगी. मैं बायो की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं जब एनडीए के पेपर को देखता हूं तो मुझे समझ में आती है बात कि मोस्ट ऑफ द जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा आते हैं. तो बायो बैकग्राउंड के हैं अगर आप,
बहुत अच्छी बात है, आपने बायो भी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, और अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तब तो आपने मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ी ही होगी। बट अगर आप बात करते हैं एनडीए एग्जामिनेशन की, देन फॉर द फर्स्ट मंथ आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है दैट यू हैव टू फोकस ऑन फाउंडेशन। अब फोकस ऑन फाउंडेशन कहने का मतलब क्या है बेटा, जो बेसिक सी चीजें हैं, जैसे फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज लर्न करने की बात है, फॉर्मूला शीट बनाने की बात है, हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू मेक अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉर अ वीक, आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, योर टास्क टेबल। अब मैं जितनी चीजें बोल रहा हूं बेटा, ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा। टू डू लिस्ट, अब आप बोलिए टू डू लिस्ट क्या है, तो बेटा टू डू लिस्ट हमें पता होना चाहिए कि अगले दिन जब हम उठ रहे हैं तो हमें क्या काम करना है। अगर हम रात में सो रहे हैं और हमें सुबह नहीं पता है कि हमें क्या करना है, तो हम सुबह उठ करके बैफल्ड हो जाएंगे। बैफल्ड का मतलब समझते हैं, हमें कुछ नहीं पता है कि हमें क्या करना है, और उसके बाद हम रैंडमली कुछ भी उठा लेंगे। और जब हम रैंडमली कुछ भी उठाते हैं देन डेफिनेटली बेटा हम उस पर्टिकुलर फोकस के साथ में अपना काम नहीं कर पाते हैं, एंड दिस इज एब्सोल्युटली राइट। जितने बच्चे तैयारी कर चुके होंगे, जितने बच्चे अभी क्लास 12th के बाद आए हैं, वो दोनों मुझसे इस बात के लिए एग्री करेंगे। बेटा फिर से मैं बोल रहा हूं यहां पे कि फर्स्ट मंथ इज योर फाउंडेशन। अगर आपने ये अटेम्प्ट दे दिया है तो जितनी गलतियां आपकी हुई हैं आप उस पर फोकस करिए, और इसके बाद इन तीनों सेक्शंस में जो बच्चे तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपके लिए 2 घंटे मैथ्स को देना बहुत जरूरी है। अब इस 2 घंटे में आप क्या क्या करेंगे, इन 2 घंटों में आप फॉर्मूला शीट्स का रिवीजन कर सकते हैं। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएं। आई नो जब आप स्टार्टिंग में लगाना शुरू करेंगे देन इट विल बी लाइक 20 to 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस लगा पाएंगे आप, 40 क्वेश्चंस लगा पाएंगे आप। कोशिश करिए अपने आप को पुश करने की, जितना ज्यादा आप पुश कर सकते हैं। फिर से मैं बोलूंगा यहां पर दैट इज 3 hours फॉर गैट। अब ये 3 hour गैट के लिए क्या क्या हो सकते हैं बेटा, 1 घंटे आपको इंग्लिश को देना ही देना है। 2 hour ऑफ मैथमेटिक्स, 1 hour ऑफ इंग्लिश। बेटा इंग्लिश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 50 क्वेश्चंस आते हैं और 50 क्वेश्चंस में 35 क्वेश्चंस बहुत इजीली आप टारगेट कर सकते हैं, अगर पेपर इजी आ रहा है या मॉडरेट आ रहा है। अगर हार्ड आ रहा है देन मैं बोलूंगा आपसे 25 to 30 क्वेश्चंस, बट वो हार्ड आएगा तो वो सबके लिए आएगा। फिर से यहां पर 3 hours ऑफ गैट, इसमें से 1 hour आपकी होनी चाहिए केवल और केवल इंग्लिश के लिए, देन गोस फॉर साइंस, देन गोस फॉर जियोग्राफी। आप एसएसटी की बात करते हो तो आप उसमें सबसे पहले ज्योग्राफी पे टारगेट करो, बिकॉज ज्योग्राफी में आपको वो क्वेश्चंस मिलते हैं जो आप रिपीटेडली देखोगे, और पीवाईक्यू काफी चीजें आपकी रिपीट होती हैं, और ऐसी चीजें हैं जिसको आप कॉन्सेप्ट वाइज समझ के सीधे सीधे अपने एग्जाम में लगा सकते हो। सो फॉर फर्स्ट month you have to focus on concept clarity and the basic that you have to make very strong। देखिए बेटा जब आप सेकेंड मंथ से थर्ड मंथ की तरफ जाते हैं तो आपको क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है। देखो पहली बात तो हर मंथ के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका गोल बहुत डिफरेंट होना चाहिए। पहले मंथ में मैंने आपसे बोला कि दैट यू शुड वर्क ऑन योर फाउंडेशन। सेकेंड मंथ मैंने आपसे बोला दैट यू शुड वर्क ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। और बेटा थर्ड मंथ का यहीं पर गोल चेंज हो जाएगा दैट यू हैव टू वर्क ऑन नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि इस टाइम पर आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हो, आप बहुत सारे टेस्ट दे चुके होंगे, बहुत सारे आप मॉक टेस्ट दे चुके होंगे, और बहुत सारे टेस्ट देने के बाद ये बात समझ में आ जाती है हमें कि हम कितनी चीजें गड़बड़ कर रहे हैं। अगर हम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि 40 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और सिर्फ 20 क्वेश्चन सही होते हैं। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आप 10 क्वेश्चंस कर पा रहे हो जिसमें आपके 4 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और आप केवल 6 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। देन यू हैव टू फोकस ऑन द नेगेटिव मार्किंग एंड टाइम मैनेजमेंट। अब इस मंथ में हम टाइम मैनेजमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बेटा इस टाइम तक आप मैथ्स में अच्छी खासी चीजें पढ़ चुके होंगे। आप सोच करके देखो कि आप हर महीने अप्रोक्सीमेटली 1000 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। आप हर महीने रोज के रोज आप गैट पढ़ रहे हो, 3 घंटे आप गैट को रोज के रोज दे रहे हो। मतलब आपने इंग्लिश में अच्छा खासा कर लिया है और इंग्लिश में अप्रोक्सीमेटली आप 80% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। फिर से मैं बोल रहा हूं, आप लगभग अप्रोक्सीमेटली 80% सिलेबस अपना फिजिक्स से कंप्लीट कर चुके होंगे। आपने बायो पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली होगी और उसके साथ 75% सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके होंगे ज्योग्राफी का। अब जो मैं बोल रहा हूं यहां पर 75% सिलेबस कंप्लीट करने की, बेटा ये कंप्लीशन हम अपनी तरफ से गारंटी करते हैं कि हम आपको इतनी चीजें इतने टाइम डेडिकेटेड में करा देंगे।
और जब हम बोलते हैं कि हम इतने इतने डेडिकेटेड टाइम में आपको इतनी चीजें कराएंगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, दैट यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग एंड यू हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज करते हो, अगर आप सारे नोट्स को बहुत अच्छे से बनाते हो, देन डेफिनेटली ये सारी चीजें करने के बाद आप सोचो, आप थर्ड मंथ में आ गए हो और थर्ड मंथ में आने के बाद आपका इतनी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं कि आप अप्रोक्सीमेटली हर सब्जेक्ट का 80% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो और लास्ट मंथ में जाकर के आपको केवल रिवीजन एंड केवल प्रैक्टिस करनी है। सो फॉर द थर्ड मंथ यू ओनली हैव टू फोकस ऑन द टाइम मैनेजमेंट एंड द नेगेटिव मार्किंग। अगर आप इन दोनों पे फोकस करते हो, अगर आप टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से लेकर के चलते हो, आप अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज बहुत अच्छे से करते हो, प्रायोरिटाइज यहां पर आप इस तरीके से कर पाओगे बिकॉज यू नो कि आपने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली हैं, आपको कौन कौन सी चीजें नहीं आती हैं। अब अगर आपको कोई चीज नहीं आती है, देन आप उस पर फोकस कर पाओगे। अगर आपको कोई चीज नहीं आती है, आप उस पर ज्यादा से ज्यादा अटेंशन दे पाओगे। और जब आप ये करोगे, देन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि आपको इस चीज के लिए एज मिल जाएगा। एंड देन इसके बाद जब आप आते हो 4 मंथ पे, तो आपको देखने को मिलता है दैट ओनली एंड ओनली यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्फिडेंस एंड रिवीजन। अब बेटा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस ऐसे आएगा बिकॉज इस मंथ में आकर के आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होगे। इस मंथ में आकर के आप मैथ्स के अप्रोक्सीमेटली 5000 प्लस क्वेश्चंस आप कर चुके होगे अलग अलग सेक्शंस में। अब मैं फिर से बोलूंगा यहां पे कि बेटा जब आप इस मंथ में आते हो, तब आपको यह बात बहुत अच्छे समझ में आ जाती है कि आपका कौन सा सेक्शन बहुत अच्छे से स्ट्रांग है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जिनका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जिनका मैट्रिसेस बहुत अच्छा हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जिनका एपी जीपी बहुत अच्छा हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जिनका ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा हो। भाई एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आप एनालाइज कर पाओगे और आप फोकस कर पाओगे उन एरियाज में जो आपके बहुत अच्छे हैं और जिनसे क्वेश्चन आप निकाल करके अपने एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। और ये तब समझ पाओगे आप जब आप मैथ्स के अप्रोक्सीमेटली पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होगे। एंड सेम गैट के लिए भी कि गैट में आप मैक्सिमम सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हो। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यू हैव कंप्लीटेड। आप फिजिक्स को कंप्लीट कर चुके होगे 3 मंथ का, 4 मंथ है आपका, इसमें पूरी तरीके से आप अपना ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हो, इंग्लिश के रिवीजन कर चुके हो, आप क्वेश्चंस कर रहे हो अब यहां पे। तो जब आप इतनी चीजों को लेकर के चलते हो, तो बेटा 4th मंथ में आकर के किसी भी तरीके से आपकी कोई चीज छूटी नहीं है। अब आप देखिए फर्स्ट मंथ में किस तरह से स्ट्रेटजी थी, सेकंड मंथ में किस चीज पर फोकस करना था, थर्ड मंथ पे किस चीज पर फोकस किया आपने, एंड 4th मंथ जब आ रहा है आपका, जब आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो, तब आप फोकस कर रहे हो ऑन फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड द एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। जब आप फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ में थे, मैंने आपसे कभी भी नहीं कहा कि आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि बेटा आप जब उस समय फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे, देन डेफिनेटली आप उसके लिए तैयार ही नहीं हो। बट जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहां पर देते हो, तो आप सारी चीजें पढ़ चुके हो, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव कंप्लीटेड। और जब आप सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हो, देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने के बाद आप खुद उसका एनालिसिस कर सकते हो। एक तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जिनको अवॉइड करें। और बेटा वो कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हैं? अब देखोगे यहां पे कॉमन मिस्टेक्स में सबसे पहली बात कि आप वो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो। बेटा अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे, क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, देन डेफिनेटली आप कभी भी एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे उन चीजों का जो आपने पढ़ी है। और आपको एग्जाम देना है पीवाईक्यू, और आपको एग्जाम देना है जिसमें आप गोले भरोगे वहां पे। तो जब भी आप कोई भी मॉक टेस्ट दो, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन लगाओ, जैसे हम सिंपल सी बात कह रहे हैं कि हमारे पास एक शीट है जिसमें 50 क्वेश्चन है, अब हम उसके आंसर्स लिखेंगे दूसरी शीट पे, पर हम करेंगे क्या? हम उसका आंसर लिखेंगे, उसके बगल में छोटा सा गोला बना करके उसको भर देंगे, बिकॉज वही चीज हमको करनी है वहां पे। अगर आपके पास OMR शीट नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हो, बट सिर्फ थ्योरी पढ़ना नहीं, इट इज नॉट फ्रूटफुल एंड डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं इसी चीज की वजह से मात खा जाते हो। दूसरी चीज आती है दैट इज पीवाईक्यू इग्नोर करना। बहुत बार हमने ये देखा है कि पीवाईक्यू डायरेक्ट पीवाईक्यू रिपीट होते हैं एग्जामिनेशन में। जैसे मैंने आपसे बोला कि अब की बार का एग्जामिनेशन जो 2026 का एग्जामिनेशन हुआ फर्स्ट वाला, इसमें नाइट्रोलिम का क्वेश्चन आया था जो आया था 2008 के पीवाईक्यू से। तो यह भी जानना बहुत जरूरी है कितने साल के पीवाईक्यू किए जाए। बेटा वो हम आपको बताएंगे कितने साल के पीवाईक्यू आपको करना जरूरी है और कौन कौन से पीवाईक्यू रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देन तीसरी चीज आती है दैट इज अवॉइड मॉक टेस्ट। अगर आप प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो, देन
प्रेशर सिचुएशन आपको खुद लेनी पड़ेगी पहले, तभी आप प्रेशर सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे, अदरवाइज यू विल बी डम्ब जब आप बैठोगे जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में। देन आती है यहां पर बात कि एक ही सब्जेक्ट में अटक जाना। यस, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेटा आप एक सब्जेक्ट में स्टक हो जाते हो, जैसे मैंने मैथ्स की बात की, आपको मैथ्स पसंद आ रहा है, आपको मैथ्स अच्छा लग रहा है, आप उसी में अटके हुए हो, आप लगातार वही करते जा रहे हो, टाइम जा रहा है। दूसरे सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट भी उतनी ही है जितनी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है। तो जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने बैठते हो तो आपको पूरे हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए, एक ही सब्जेक्ट पर नहीं अटक जाना चाहिए। एंड द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक जो है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। बेटा सोशल मीडिया जरूरी है किस चीज के लिए? फॉर द इंफॉर्मेशन, बट इस इंफॉर्मेशन में आप इतना ज्यादा लीन हो जाते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने फोकस या अपने गोल से हट जाते हैं एंड डेफिनेटली आप अपने एग्जामिनेशन को मिस कर देते हैं। बेटा कॉमन मिस्टेक्स के साथ में आती हैं कुछ कॉमन टिप्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। दैट इज स्मार्ट टिप्स। करना क्या है आपको? आप कुछ भी पढ़ो, कोई भी चीज पढ़ो, आपको उसके शॉर्ट नोट्स जरूर से जरूर बनाने हैं। क्यों बनाने हैं? बिकॉज जो शॉर्ट नोट्स आप बनाते हैं वही शॉर्ट नोट्स आप पे काम आते हैं आपके एग्जामिनेशन, जब आप तैयारी करते हो, जब आप रिवीजन करते हो। रिवीजन के टाइम पे आपके बनाए हुए शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे। हम पीडीएफ बिल्कुल देंगे, हम बाइलिंगुअल पीडीएफ देंगे आपको, हम सारी चीजें आपके लिए करेंगे। बट जब आप खुद के नोट्स बनाते हो, जब आप लिखते हो एक एक चीजें, देन आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं रिवीजन के पर्सपेक्टिव से भी, और आपको समझने में बहुत आसानी हो जाती है। देन बात आती है यहां पर फॉर्मूला शीट्स। बेटा मैथ्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला शीट्स। अगर आपने एक बार शीट बना ली तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ईच एंड एवरी डे व्हेन यू वोक अप, आप सुबह उठ करके सबसे पहले फॉर्मूला शीट्स का रिवीजन करो बेहतरीन तरीके से। आप देखो कितनी इजीली आपका दिन में जितने भी क्वेश्चंस लगाएंगे आप उतने क्वेश्चंस आराम से सॉल्व होंगे। देन बात आती है यहां पे प्रीवियस 10 ईयर पीवाईक्यू की। मैंने आपसे पहले भी कहा कि बेटा पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार पीवाईक्यू आपको देखने को मिलते हैं कि जो ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट पेपर में रिपीट हो जाते हैं। तो पहले वाले पेपर के पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2008 से लेकर के 2025 तक के पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बात आती है यहां पे कंसिस्टेंसी एंड परफेक्शन। परफेक्शन तो फिर भी हटा दीजिए आप, बट अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, मैं फिर से बोलूंगा, टू क्वालिफाई एनी एग्जामिनेशन, चाहे वो एक लोअर ग्रेड का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो हायर ग्रेड का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो क्लास 10th का 12th का एग्जाम हो। If you want to score good, if you want to be best, then you have to be consistent with your thing, because अगर consistent नहीं है then definitely कहीं ना कहीं आप एग्जामिनेशन में उतना अच्छा क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे या उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना आपने खुद एक्सपेक्ट किया होगा। बेटा ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं then definitely आप क्लास 12th पास आउट है, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आप दोनों अपने एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है सितंबर मंथ में उसको आप क्वालिफाई करेंगे। एंड यस, सिर्फ क्वालिफाई नहीं करेंगे, फ्लाइंग कलर्स के साथ क्वालिफाई करेंगे। एंड जब फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा तो आप कहेंगे यस भैया, जो स्ट्रेटेजी आपने बताई थी वो हमने फॉलो की एंड डेफिनेटली हम अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। बात करते हैं इतनी ही। थैंक यू सो मच। जय